गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर मार्जा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम जो है मनुष्य से संबंधित जो विश्व की जनजातियां हैं उन जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति जो है टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है, या अपने मान सकते हैं कि ये जो यानी कि शीत प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। और अधिकतर इसके जो शीतकालीन आखेट, ग्रीष्मकालीन आखेट, यानी कि आखेट पर निर्भर है, इसलिए जो है इसके आखेट भी अलग अलग होते हैं। यानी शीतकाल में अलग आखेट किया जाता है, अलग शिकार किया जाता है, ग्रीष्मकाल में अलग शिकार किया जाता है, और जो बसंतकालीन आखेट इनका अलग होता है। इसी प्रकार से इनमें जो है अपने ये देखें कि भी ये जो जनजाति है अपने घर भी जो है इनके शीतकाल में अलग घर बनाती है और ग्रीष्म काल में इनके अलग घर होते हैं। जिस प्रकार से हम कहते हैं भी शीतकाल में ये लोग जो है बर्फ से बने हुए घरों का उपयोग करते हैं। बर्फ के जो टुकड़े हैं उनको एक के ऊपर एक रखकर जो है गुंबदाकार घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। इसी प्रकार से ये जनजाति जो है अगर देखा जाए इस जनजाति में हमें, तो इसमें यानी कि सामाजिक व्यवस्था भी अच्छी पाई जाती है, या अपने कह सकते हैं कि ये लोग समूह में या समुदाय में रहते हैं। और यानी कि इनका जो जिस प्रकार से परिवार के साथ की बात करें तो ये परिवार के रूप में एक परिवार जो है पूरा फैमिली जो है उनकी यानी कि शिकार के लिए जाती है या आखेट करती है। इनके विशेष उपकरण भी हैं, जिस प्रकार से हमने पढ़ा था हार्पून है, स्लेज गाड़ी है, तो ये इनके विशेष या नाव के रूप में क्याक है, उनियाक है, ये इनकी जो है उनियाक है, ये इनकी जो है इनके विशेष उपकरण होते हैं। इसी के साथ साथ जो है ये बर्छे भालू का बर्छे जो यानी कि भाला है उनका भी उपयोग करते हैं। और जो यानी कि ग्रीष्म काल में ये जो अपने ये कह सकते हैं रेंडियर है उनका, या जेब्रा है, या इनके जो है ये शिकार करते हैं। अधिकतर ये लोग कुत्ते भी पालते हैं। कुत्तों का उपयोग जो है स्लेज गाड़ी इनकी जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, आवागमन के लिए स्लेज गाड़ी का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से हमने जो है एस्किमो के बाद पिग्मी जनजाति के बारे में पढ़ा था कि पिग्मी जनजाति जो है अधिकतर अफ्रीका का जो क्षेत्र है उस अफ्रीकी क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये निवास करती है, और वहां पर यानी कि ये शिकार का कार्य करती है, यानी कि ये जनजाति भी शिकार करती है। और शिकार जो है ये पिग्मी जनजाति एक समूह में करती है, यानी कि एक समूह, इनका समूह बना दिया जाता है और उस समूह के अनुसार जो ये शिकार करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जनजाति जो है जाती रहती है। तो इस प्रकार से पिग्मी जनजाति भी जो है एक आखेटुक जनजाति मानी जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति भी जो है इनके जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। कालाहारी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है ये जनजाति अधिकतर निवास करती है। और बुशमैन को सान के नाम से भी अपने जानते हैं। बुशमैन जो है इनका मुख्य भोजन अगर देखें तो यानी कि बुशमैन राइस, जो जिसे अपने दिमक कहते हैं, यानी कि उस दिमक को ये यानी कि बुशमैन राइस के रूप में जो है ये खाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जनजाति अनेक जानवरों का शिकार करके जो है उसमें उनका यानी कि भोजन करती है। इसी प्रकार इसके बाद में हमने पढ़ी थी भी, जिस प्रकार से हम जनजातियों में अध्ययन कर रहे थे तो उन जनजातियों में अलग अलग जो व्यवसाय है, अलग अलग जो क्षेत्र है, या अलग अलग अपने ये मानते हैं कि जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि भी वातावरण अलग है, तो उस वातावरण के अनुसार जो है उनमें जो है सामाजिक व्यवस्था भी उसी अनुसार पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जनजाति जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो ये जनजाति अपने ये कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती है, या विभिन्न क्षेत्रों में निवास करके जो है इनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था चलाती है। जिस प्रकार से हमने कल पढ़ा था मसाई जनजाति के बारे में, तो मसाई जनजाति जो है अधिकतर पशुपालन पर निर्भर जनजाति है। इनकी ये जनजाति पशुओं को पालती है और पशुओं से प्राप्त जो भी सामग्री होती है उस सामग्री का उपयोग ये करती है। और उस सामग्री के जिस प्रकार से यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि भी इनको अगर दूध की आवश्यकता होती है, दूध, पनीर, मक्खन, ये चीजें जो है ये इनके अपने ये मान सकते हैं उनका उपयोग ये करती है। अधिकतर चरागाह की तलाश में ये भटकते रहते हैं, यानी कि इनके घर भी स्थायी नहीं होते हैं। चरागाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि सवाना घास के जो क्षेत्र है उनमें जो है अधिकतर ये लोग जो है निवास करते हैं। जिस प्रकार से केनिया है, तंजानिया है, युगांडा है, इस क्षेत्र में जो है अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है वहां पर ये जनजाति निवास करती है। और इस जनजाति का निवास क्षेत्र जो होता है वो एक यानी कि अपने ये मानसिक समुदाय के रूप में, एक क्राल के रूप में ये
वहां पर निवास करते हैं। और पशुओं से प्राप्त जो दूध है, उस दूध को ये जो है गाय या बैल के रक्त में मिलाकर जो है पीते हैं। शहद भी इनका पेय मुख्य यानी कि लोकप्रिय पेय पदार्थ है या पसंदीदा पेय पदार्थ है। शहद से बनी शराब भी ये पीते हैं। इसी प्रकार से इनमें जो है अपने ये मानते हैं मसाई जनजाति में बहिर्विवाही पद्धति पाई जाती है, यानी कि एक गोत्र में जो है इनमें शादी नहीं की जाती है, दूसरे गोत्र में शादी की जाती है। इसके अलावा जो है ये बहुविवाह भी करते हैं। बहुविवाह से मतलब कि एक से अधिक पत्नी ये रखते हैं, लेकिन जो पहले वाली पत्नी है उसको अधिक पशु संपदा मिलती है और दूसरे को उससे कम, तीसरी को उससे कम। और इन सभी पत्नियों के अलग अलग पत्नियों के लिए और उनके बच्चों के लिए अलग अलग घर तैयार किए जाते हैं, अलग अलग झोपड़ी तैयार की जाती है और उन झोपड़ियों में जो है ये लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से इनमें योद्धा लोग भी होते हैं, जिस प्रकार से अपने ये कहते हैं कि योद्धा जो है इनके आक्रमण से बचाव के लिए या इनके किसी क्षेत्र को अधियाने के लिए जो है योद्धा लोग होते हैं। जिस प्रकार से योद्धा का नाम अलग अलग दिया जाता है, जैसे लुटेरा, सफेद तलवार, इनमें जो है ये योद्धा पाए जाते हैं। और सामाजिक व्यवस्था में इनमें जो है धार्मिक नेता होता है एक लेबोन। लेबोन जो होता है वो इनके अपने ये कह सकते हैं कि जैसे वंश प्रधान पद होता है, इनके जैसे जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है उस इनके लेबोन का पद जाता है। लेबोन से ये बहुत डरते हैं। लेबोन अपने ये मान सकते हैं कि लेबोन जो भी कह जाता है वो उसकी भविष्यवाणी जो होती है वो सत्य साबित होती है। तो इस प्रकार से ये इनके सामाजिक व्यवस्था इनकी चलती है। अब इसके बाद में हम जो है इनके अरब की बद्दू जनजाति की हम बात करें। अरब की जो है बद्दू जनजाति, अरब की बद्दू जनजाति, अरब की जो बद्दू जनजाति है ये जनजाति भी अधिकतर यानी कि पशुचारण जनजाति है। यानी कि एक चरागाह से दूसरे चरागाह में ये जो है घुमक्कड़ प्रकृति के अपने ये मान सकते हैं, ये लोग जो है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अपने ये कह सकते हैं इनका जो चरागाह और जल प्राप्ति के लिए जो है ये लोग यानी कि खोज में हमेशा भटकते रहते हैं। इस कारण इनको जो है घुमक्कड़ जनजाति अपने कहते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो ये लोग जो है अपने ये मान सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने के कारण जो है जल की कमी होती है और जल की कमी होती है, चरागाह जो है सीमित होते हैं। जहां पर इनको चरागाह मिलते हैं और जहां पर जल स्रोत मिलते हैं वहां पर ये जनजाति जो है निवास करती है। ये जनजाति अधिकतर अगर देखा जाए तो अधिकतर अगर अपने ये कह सकते हैं कि ऊंट पालक जनजाति अपने इसको मान सकते हैं। ऊंट पालक, क्योंकि अरब के अंदर जो है ऊंट पालक जनजाति है ये। ऊंट पालक, ऊंटों को अधिक पालती है ये जनजाति। और जिस प्रकार से अपने कहते हैं कि ये जो अरब का जो क्षेत्र है, यानी कि जिस प्रकार अपने कह सकते हैं कि अरब का जो प्रायद्वीपीय भाग है या उत्तरी भाग में जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर अधिकतर यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ यानी कि इस क्षेत्र में जो है हमद और नेफत जो है रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं। हमद और नेफत जो है रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं। इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो है ये लोग निवास करते हैं और यहाँ पर अपने ये मान सकते हैं कि ये जो अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये जनजाति अधिकतर निवास करती है। और यहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां पर मरु उद्यान पाए जाते हैं या चरागाह पाए जाते हैं। तो ये लोग जो है अपने ये कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय भाग में या अपने जो है सीरिया के मध्यवर्ती भाग में या दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में उत्तरी भाग तक ये फैले हुए अपने को दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमद जो क्षेत्र है, हमद क्षेत्र में छोटी छोटी घास उग जाती है जिससे अपने जो है अपने ये मान सकते हैं चरागाह उत्पन्न हो जाते हैं। और इन चरागाहों में ये लोग जो है अपने इनके पशुओं को चराते हैं या पशुपालक जनजाति ये कहलाती है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं अपने यानी कि यहाँ का अगर वातावरण के हिसाब से अगर अपने देखें तो यहाँ पर अधिकतर जो है अहमद के दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र नेफत के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी घास पाई जाती है। अब अपने ये कह सकते हैं कि जो हमद और नेफत क्षेत्र है उसमें जून से सितंबर तक जो है तीव्र गर्मी पड़ती है। कहने का मतलब यहाँ के इसमें जो है ये जो महीने होते हैं इनमें इनके अत्यधिक गर्म महीने होते हैं। और इन अत्यधिक गर्म महीनों में जो है रेगिस्तानी टेम्परेचर जो है वो अत्यधिक बढ़ जाता है। और टेम्परेचर लगभग अगर अपने कहें तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है चला जाता है। और तेज धूल भरी आंधियां
इस समय चलती है। अपने ये कह सकते हैं वर्षा जो है इस समय जो है बहुत ही कम हो पाती है। यहाँ पर वर्षा की संभावना जो है यहाँ पर बहुत ही कम होती है। और दिसंबर जनवरी का महीना जो होता है यहाँ पर यानी कि अधिक ठंडे होते हैं। अब अपने अधिक ठंडे होने के कारण यहाँ पर कभी कभी जो है हिमपात भी हो जाता है। दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, दिसंबर जनवरी के महीने में हिमपात भी यहाँ पर होता है, क्योंकि ये अत्यधिक जो है इनके ठंडे महीने माने जाते हैं इनमें। और अत्यधिक गर्म महीने जून से सितंबर के जो महीने हैं, जून से सितंबर महीने के महीने जो है वो अत्यधिक जो है गर्म महीने माने जाते हैं। इनके इनमें जो है अपने ये कह सकते हैं उष्ण क्षेत्र मान सकते हैं इनको। और इसी में जो है तेज धूल भरी हवाएं भी चलती है। तेज धूल भरी हवाएं भी चलती है। वर्षा यहाँ पर नाम मात्र की होती है इस समय। वर्षा इस समय जून से सितंबर के मध्य नाम मात्र की वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। इनके अत्यधिक टेम्परेचर रहता है, वर्षा की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और यानी कि ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ टेम्परेचर लगभग अपने कहें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है टेम्परेचर चला जाता है। इससे भी कभी कभी ऊपर यहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है। इसी प्रकार से अगर अपने ये कहें कि अक्टूबर और नवंबर में पश्चिमी विक्षोभों से हल्की वर्षा यहाँ पर होती है। तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर जैसे ही यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है तो यहाँ पर घास क्षेत्र उग जाते हैं। और उन घास क्षेत्र में जो है चरागाह विकसित हो जाते हैं। और चरागाहों के द्वारा जो है यहाँ पर यानी कि पशु ये लोग जो है अपने पशुओं को चराते हैं। इसी प्रकार से अगर इनकी शारीरिक लक्षण की अपनी बात करें, इनकी जो बद्दू जनजाति है इनकी शारीरिक लक्षण की बात की जाए, शारीरिक लक्षण में इनकी ऊंचाई जो होती है, इनकी ऊंचाई अगर मानी जाती है कि 160 से 167 सेंटीमीटर जो है इनकी ऊंचाई होती है। इनकी जो त्वचा का रंग हल्का पीलापन लिए हुए होता है। अपने ये कह सकते हैं कि लंबाई अधिक होती है और इनका चेहरा लंबा भी होता है। इनके नेत्र जो काले होते हैं, बाल घुंघराले और काले पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी ये लोग जो हैं, ये लोग अधिकतर अगर देखा जाए दक्षिणी पश्चिम एशिया की भूमध्य सागरीय यानी कि जो दक्षिण पश्चिम एशिया की जो भूमध्य सागरीय दक्षिण पश्चिम एशिया की भूमध्य सागरीय और आर्मीनोइड भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय और आर्मीनोइड प्रजाति जो है, आर्मीनोइड प्रजाति के मिश्रित प्रजाति इसको अपने कह सकते हैं। इनकी ये प्रजाति जो है इनकी मिश्रित प्रजाति है। तो अपने कह सकते हैं कि ये भूमध्य सागरीय और आर्मीनोइड का जो मिश्रण है उस मिश्रण से जो है ये जनजाति उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि इन दोनों प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण हैं, इनके ये जो दोनों प्रजातियां हैं, इन दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण जो है इस जनजाति में, बद्दू जनजाति में पाए जाते हैं। तो अपने ये कह सकते हैं ये जनजाति अधिकतर जो है ऊंचाई इनकी अधिक होती है। दूसरा, इनका चेहरा जो है लंबा होता है, या अपने ये कह सकते हैं कि भी नेत्र काले या चमड़ी का रंग पीलापन लिए हुए होता है। इसी प्रकार से अगर अपने इनके भोजन की बात करें, भोजन की बात की जाए तो भोजन जो है अधिकतर, क्योंकि ऊंट पालक जनजाति है, ये ऊंट पालक जनजाति है, इसलिए इनका जो भोजन होता है वो ऊंटनी का दूध होता है। ऊंटनी का दूध, ऊंटनी का दूध मुख्य रूप से इनका भोजन होता है। दूध से विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी तैयार करके ये काम में लेते हैं, जिस प्रकार से पनीर है या मक्खन है। ये सारी चीजें जो है इनके ये दूध से प्राप्त सामग्री जो है ये उपयोग करते हैं। और ऊंटनी का दूध जो है, क्योंकि ये ऊंट पालक अधिकतर जनजाति है, तो ऊंटनी का दूध इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं ऊंटनी का जो खट्टा, अधिकतर का अगर देखा जाए खट्टे दूध का उपयोग बद्दू जनजाति मुख्य रूप से अपने भोजन में करती है। अब अगर दूध के अतिरिक्त और बात करें अपने, तो यहाँ पर इनके जो मक्का की रोटी भी या जानवरों का मांस भी, इनके अगर दूध के अलावा जो है मक्का है, इनकी रोटी बनाकर ये खाते हैं। और जानवरों का, कुछ जानवर हैं उनका मांस भी ये लोग जो है खाते हैं। तो कहने का मतलब बद्दू जनजाति जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार की जनजाति है।
या अपने कह सकते हैं दोनों ही प्रकार से जो है अपने ये कह सकते हैं ये जनजाति जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। इनके भोजन के रूप में मुख्य रूप से दोनों ही शाकाहार और मांसाहार पाया जाता है। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी जिस प्रकार से अपने मेहमान घरों में आते हैं तो हम उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से इनके मेहमानों के लिए जब जब मेहमान आते हैं तो ये लोग जो है कहवा पिलाते हैं। कहवा कहवा इनका मुख्य पेय पदार्थ भी पाया जाता है, या कहवे का उपयोग जो है मुख्य रूप से विभिन्न उत्सवों में भी ये कहवे का उपयोग करते हैं, और मेहमान आने पर जो है कहवा को बहुत ही इनके प्रिय पदार्थ के रूप में ये लोग पिलाते हैं। भेड़ भेड़ बकरियों का जो मांस है या अपने यानी कि ये कहते हैं कि भी जो बकरियों का मांस है, भेड़ का मांस है, ये लोग जो है यानी कि खाते हैं मांस के रूप में। इसके अतिरिक्त जो ऊँटनी का दूध है, ऊँटनी का दूध ये उपयोग करते हैं तो उसको ये रुवाला कहते हैं। इनके इस दूध का नाम ये रुवाला रखते हैं और महत्वपूर्ण इनका पेय पदार्थ होता है। तो अपने ये मानते हैं कि ये ऊँट पालक जनजाति है, इसलिए जो भी सामग्री इनसे प्राप्त होती है उस सामग्री का उपयोग जो है ये अपने दैनिक भोजन के रूप में ये जनजाति करते हैं। इसी प्रकार से अगर इनके वस्त्रों की हम बात करें, इनके वस्त्र अगर देखे जाए तो गर्म जलवायु होती है यहाँ पर अधिकतर, तो यहाँ केवल सूती वस्त्र अधिकतर ये पहनते हैं, ढीले डाले व हल्के वस्त्र जो है ये पहनते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण ये लोग जो है अधिकतर पायजामा या चोगा पहनते हैं। इनके सूती वस्त्र का जो है अगर अपने पुरुषों की बात करें तो सूती वस्त्र जो है अधिकतर धारण करते हैं। सूती वस्त्र में पायजामा या चोगा, पायजामा या चोगा जो है ये पहनते हैं। कहने का मतलब ये जनजाति जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो बहुत ही महीन पतले कपड़े जो सूत से बने हुए होते हैं या सूती कपड़े से बने होते हैं उनका उपयोग ये जनजाति करती है। तो अधिकतर अगर देखा जाए तो शीत ऋतु में ये अगर इनके अपने ये कह सकते हैं ठंड के महीने में जो है ये भेड़ की ऊन से बनी हुई जैकेट का भी उपयोग करते हैं। सिर पर टोपियां बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां भी सूती कपड़े से मुलायम हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़े मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल होते हैं। कहने का मतलब यानी कि इनके जो कपड़े होते हैं वो अपने कह सकते हैं मरुस्थलीय जो जलवायु होती है, मरुस्थलीय जलवायु जो होती है उसके अनुकूल पाए जाते हैं। कहने का मतलब स्त्रियां भी जो है उसी प्रकार से जिस प्रकार पुरुष वस्त्र पहनते हैं ढीले डाले पायजामा, या उसी प्रकार से स्त्रियां भी ऐसे ही वस्त्र यहाँ पर पहनती है। और उष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण अधिकतर सूती वस्त्र ये जनजाति धारण करती है। अब अपने इनकी व्यवसाय की बात करें तो मुख्य व्यवसाय जो है इनका प्रतिकूल जलवायु है या जल की कमी है। पशुपालन के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय नहीं किए जाते हैं। ये यहाँ पर अगर व्यवसाय की बात की जाए, व्यवसाय तो बद्दू जनजाति का जो व्यवसाय है वो पशुपालन ही है। पशुपालन, इनके पशुपालन ही यहाँ पर किया जाता है। कहने का मतलब ये अपने कह सकते हैं ये जनजाति सिर्फ पशुपालन करती है। पशुपालन भी जो है इनके प्रतिकूल जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, प्रतिकूल जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। प्रतिकूल जलवायु पाई जाने के कारण यहाँ पर अन्य कार्य जो है नगण्य माने जाते हैं। अन्य कार्य ये जनजाति नहीं कर पाती है, और यहाँ पर यानी कि उष्ण जलवायु के अनुरूप ही जो है पशु पाए जाते हैं, और उसी के अनुसार जो है ये व्यवसाय करते हैं। जैसे इनके जो पशु हैं, प्रमुख रूप से पशुओं में अगर देखें, ऊंट है, भेड़ है, बकरियां हैं, घोड़े हैं, खच्चर इत्यादि जो ये जानवर हैं, ये जानवर जो है ये जनजाति पालती है। और अपने ये कह सकते हैं जो अधिकतर अगर देखा जाए तो ऊंट का उपयोग जो है, एक तो ऊंट का उपयोग, एक खच्चर का उपयोग या गधे का उपयोग जो है ये लोग भार ढोने के लिए करते हैं। अपने जो भार होते हैं एक स्थान से, क्योंकि ये घुमक्कड़ जनजाति है तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो अपने जो सामान होता है अपने घर का, गृह सज्जा का, या अपने जो रोजमर्रा का दैनिक कार्य में काम आने वाला जो सामान होता है वो सामान इन पर लाद कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जनजाति जाती है। इसके अलावा जो है अपनी ये कह सकते हैं कि भेड़ बकरियों का भी ये पालन करते हैं। भेड़ बकरियां जो है उनको मांस के लिए भी जो है या ऊन के लिए जो है इन भेड़ बकरियों को ये लोग पालते हैं। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि ये जनजाति अधिकतर जो है पशुपालक जनजाति और पशुपालन से संबंधित व्यवसाय ये जनजाति करती है। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो ये
अगर देखा जाए तो ऊंट के अंदर जो यानी कि ऊंट की जो अगर अपने अनुकूल परिस्थितियां देखें तो ऊंट यहाँ पर यानी कि क्योंकि यहाँ पानी की कमी पाई जाती है, उष्ण जलवायु है, इसलिए जो है ऊंट यहाँ पर जो है मुख्य पशु के रूप में काम में आता है अपने, क्योंकि ऊंट के जो पैर गद्देदार होते हैं वो जो है इनके उसमें रेत में धंसते नहीं, चलने में आसानी रहती है। यहाँ पर ये कह सकते हैं ऊंट को जो है पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, और कम आवश्यकता पड़ने के कारण जो ये जो ऊंट है इनके अपने यानी पानी का संग्रह भी रखता है अपने, ये कह सकते हैं ऊंट जो है एक सप्ताह तक जो है इनके पूरे एक सप्ताह तक जो है बिना पानी के रह सकता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पशु भी उष्ण जलवायु या उष्ण कटिबंधीय जलवायु के अनुसार जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी अधिकतर जो है यानी कि अगर जिन जो लोग यानी अरब के जो लोग हैं, जिस प्रकार से अपने कहते हैं अरब के जो लोग हैं उन पर अगर धनवान के रूप में उनको देखें तो अरब के लोगों में जिनके पास ज्यादा ऊंट होते हैं यानी जिनके पास ऊंटों की संख्या ज्यादा है वो लोग जो है अधिकतर अगर देखा जाए तो वो यानी कि सबसे धनवान होते हैं यहाँ पर। यानी जिस प्रकार से अपने कहते हैं जो शेख लोग जो है उनके पास यानी कि ऊंटों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और वो जो है ऊंट जो है चराने के लिए जो है नौकर रखते हैं या अपने कह सकते हैं जो लोगों को रखा जाता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि ऊंट यहाँ का महत्वपूर्ण पशु होता है। और अपने ये कहा जा सकता है कुछ जो यानी कि क्षेत्र जो है खाद्यान्नी भाग है, अपने ये कहते हैं कि जिस प्रकार से यानी कि कृषि भी की जाती है, कृषि में जो है मक्का है, ये जो है फसलें जो है यहाँ पर बोई जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर यानी कि मक्का और जो मुख्य भोजन के रूप में या मुख्य रोटी बनाने के काम में ये जो है अनाज काम में लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है खरबूजे हैं, सब्जियां इत्यादि, खजूर यहाँ पर उगते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में यहाँ पर उगते हैं। इसी प्रकार से ऊंट, घोड़े एवं पालतू पशुओं से प्राप्त चमड़ा इत्यादि बेचकर ये लोग जो हैं जो इनके अपने ये कह सकते हैं इनकी जो चमड़ा है या ऊन है इन पशुओं की, ये बेचकर जो है अन्य सामान जो है ये जनजाति जो है प्राप्त करती है और अपना जो है निकटवर्ती क्षेत्रों से ये सामान प्राप्त करती है। इसी प्रकार से अगर अपने यानी कि ये लोग जो है इनमें जब यानी कि पशुओं को ये पालते हैं तो इनमें अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि मौसमी प्रवास पाया जाता है इनमें, यानी कि मौसम के अनुसार ये जनजाति जो है प्रवास करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है इनमें मौसमी प्रवास पाया जाता है। मौसमी प्रवास, शीतकाल में इनका अलग प्रवास होता है, ग्रीष्म काल में इस जनजाति का अलग प्रवास पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी इस जनजाति में जो है प्रवास भी मौसमी होता है। ग्रीष्म ऋतु में ये लोग अपने कह सकते हैं हमद के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करते हैं, जहाँ चारागाह एवं जल ग्रीष्म में प्राप्त हल्की वर्षा से प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये लोग जो है ग्रीष्म ऋतु में अलग प्रवास करते हैं, हमद क्षेत्र में निवास करते हैं, और जो शीतकालीन जो क्षेत्र होता है उस जो शीतकाल का समय होता है तो यहाँ पर यानी कि लगभग अपने कह सकते हैं पानी चारा खत्म हो जाता है। तो ये लोग जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में जो दक्षिणी भाग है वहां पर ये स्थानांतरित हो जाते हैं, और इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जो है प्रवास करते हैं। इनके इनमें जो है प्रवास का यानी कि प्रवास पाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लोग जो है प्रवासी कहलाते हैं। अब अपने ये मानते हैं कि जो इनके बद्दू जनजाति जो है अधिकतर इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रहती है। अपने ये कह सकते हैं कि भी ये जनजाति हमेशा घुमक्कड़ रूप में जो है जीवन यापन करती है। अब ये जनजाति घुमक्कड़ रूप में निवास करती है तो इनके जो घरों की अगर अपनी बात करें, घर या हाउस की बात की जाए, तो ये जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमक्कड़ जीवन यापन करती है। और जैसे ही चरागाह और मरु उद्यान के पास ये जनजाति जाती है या इनको जो स्थान मिलते हैं चरागाह, तो वहां पर जो जलीय क्षेत्र होते हैं उन जलीय क्षेत्रों के निकट जो है ये अपने तंबू बना लेते हैं। तंबू में ये लोग जो है निवास करते हैं अधिकतर, यानी इनके तंबू जो होते हैं जानवरों की खाल से बने हुए होते हैं, जानवरों की चमड़े से जो है ये अपनी तंबू का निर्माण करते हैं। ये जो मृत प्राय जानवर हो जाते हैं उन जानवरों की चमड़ी को ये उतार कर जो है तंबुओं के रूप में जो है
उसको उपयोग में लेते हैं। और इनके तंबू जो है होते हैं अलग अलग रूप से, जो है अलग अलग क्षेत्र में जो है ये इनके अलग अलग प्रकार से ये तंबुओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से तंबू के अंदर ये कपड़ा भी लगाते हैं, और अपने ये कह सकते हैं कि भी अलग अलग उसको खंडों में विभाजित करते हैं, कपड़ा लगाकर, या अपने कह सकते हैं चमड़ा लगाकर जो है अलग अलग खंडों में जो है विभाजित करते हैं। और स्त्री बच्चे पुरुषों के रहने के लिए अलग अलग जो है भाग बनाते हैं। अरब जनजाति में जो है स्त्री अलग रहती है, पुरुष अलग रहते हैं, और बच्चे अलग स्थान पर यानी कि उस तंबू के अंदर निवास करते हैं। अपने ये भी मान सकते हैं कि बद्दू लोग जो हैं, देखा जाए तो बद्दू लोग अधिकतर जो है समूह में रहते हैं, यानी कि समूह में जो है ये कार्य करते हैं। या समूह एक जो समूह होता है उस यानी कि उसका एक मुखिया होता है, और उस मुखिया के अनुसार ये जो लोग हैं उस अपने जो है जीवन यापन का कार्य ये लोग वहां पर करते हैं। और यानी कि जो तंबू होते हैं उन तंबुओं का जो मुख्य भाग होता है, यानी कि जो बीच का भाग होता है, उस बीच में मुखिया का तंबू बनाया जाता है। और वो मुखिया जो है उन सभी पर नजर भी रखता है, यानी कि उनका जो कार्य प्रणाली है उसको भी यानी कि अपने ध्यान में रखता है। उसी प्रकार से यानी कि इनमें अगर अपने ये कह सकते हैं कि जो तंबू जो लगाती हैं, तो वो स्त्रियां जो है तंबू लगाने का कार्य करती हैं। ये स्त्रियां तंबू लगाने का कार्य करती है, और पुरुष जनजाति जो है इनके जो पशु होते हैं उनको चरागाह के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जनजाति जो है इनके तंबुओं का उपयोग अपने रहने के लिए करती है। इसी प्रकार से यानी कि ये लोग जो है, क्योंकि घुमक्कड़ जनजाति है, घुमक्कड़ जनजाति है, इसलिए ज्यादा सामान नहीं रखती है अपना। ज्यादा सामान, घर का जो सामान है वो बहुत ही कम रखती है। और घर का सामान जो है एक कोने में, जो तंबू का एक कोना है उस कोने में जो है ये सजा कर रखते हैं। और जैसे ही इनके ये स्थान परिवर्तित करते हैं तो अपने तंबुओं को उखाड़ते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चरागाह के लिए चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर अपनी इनके बद्दू जनजाति का जो सामाजिक संगठन है उसको देखें, तो सामाजिक संगठन में अपने ये कह सकते हैं कि कई उपजातियों के वर्ग पाए जाते हैं एक जगह पर। एक जगह पर उपजातियां पाई जाती हैं, और इन उपजातियों के लोग जो हैं वहां पर समूह के रूप में निवास करते हैं। एक इनका समूह होता है, यानी कि ये जनजाति समूह में निवास करती है, और उस समूह के अंदर जो है उनके तंबू बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि जाति विशेष के लोग समूह में रहते हैं। इनके समाज में जो होता है, अगर अपने ये माने कि जो पिता का स्थान होता है, पिता का स्थान जो है सर्व प्रमुख माना जाता है इनके समाज में। यानी कि पिता को महत्वपूर्ण माना जाता है, या पिता की जो आज्ञा है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, अपने ये कह सकते हैं। इसी प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी ये माना जाता है कि ये समाज जो है इसका, इनका जो समाज है वो पितृ प्रधान समाज, या पितृवंशीय प्रधान, या पितृवंशीय समाज जो है इनमें पाया जाता है। पिता के आदेश की ये पालना करते हैं, जैसा पिता कहता है वे उसी प्रकार से जो है ये कार्य करते हैं, उसी प्रकार से जो है ये व्यवसाय करते हैं। और उनका कहना जो है हर हालत में ये जनजाति मानती है। इसी प्रकार से एक गोत्र, या अपने ये कह सकते हैं जाति के 3-4 पीढ़ी के लोग सम्मिलित रूप से एक समूह में निवास करते हैं। चिराग की तलाश के लिए ये लोग एक साथ भ्रमण करते हैं, यानी कि एक साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते हैं। और अधिकतर अपने ये कह सकते हैं कि भी अलग अलग जो है इनमें, यानी कि प्रत्येक समुदाय के लोगों के कपड़ों का जो इनके सामाजिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो प्रत्येक समाज के कपड़ों का रंग भी अलग अलग होता है। ये जो अलग अलग गोत्र के लोग जो होते हैं, अलग अलग समाज के जो लोग होते हैं, उनके कपड़ों का रंग भी जो है अलग अलग तय किया जाता है कि भी इस कपड़े का रंग का व्यक्ति जो है वो फला है, या इस कपड़े का व्यक्ति जो है वो अलग है। तो इस प्रकार से इनमें जो है इनके कपड़े के रंग के आधार पर इनको अपने पहचाना जा सकता है। विभिन्न समुदाय में अगर अपने ये कहें कि प्रभावशाली जो प्रभावी समूह के जो मुखिया है उसको प्रमुख माना जाता है। अगर यानी कि इनमें जो ये मुखिया होता है, इस मुखिया को विशेष नाम भी दिया जाता है, जिसे ये लोग जो है शेख कहते हैं। इनकी शेख, इनकी ये जो परिवार का जो मुखिया होता है, इनमें जो समुदाय का जो मुखिया होता है उसे शेख कहा जाता है, और उस शेख के अनुसार जो है सभी कार्य ये लोग, ये जनजाति करते हैं। अब अगर अपने ये कहें कि भी बद्दू लोगों का जो धर्म है, बद्दू लोगों का अगर धर्म देखा जाए तो इस्लाम धर्म है इनका। इस्लाम, इस्लाम को ये लोग मानते हैं। और ये
यानी कि बहु विवाह कर सकते हैं, यानी बहु विवाही प्रथा इनमें पाई जाती है। बहुविवाही है, ये लोग एक से अधिक जो है पत्नियां रख सकते हैं, अपने कह सकते हैं बहुविवाह ये जनजाति कर सकती है। तो इस प्रकार से जो है अपने ये माना जाता है कि भी एक से अधिक स्त्रियों के साथ ये विवाह कर सकते हैं। अब अपने इसमें यानी कि इस्लाम धर्म है इनका, तो ये लोग ये जनजाति जो है अपनी सगी बहन के अलावा जो है किसी भी स्त्री से ये लोग विवाह कर सकते हैं। इनके ये लोग जो है सिर्फ सगी बहन को यानी कि उसको त्यागते हैं विवाह के लिए। बाकी जो है यानी कि समुदाय के जो लोग हैं उनसे ये जनजाति जो है किसी भी लड़के से जो है इनका विवाह किया जा सकता है। समाज में अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र जो है, अलग अलग जो कार्य के लोग जो हैं अलग अलग रूप से काम करते हैं, जैसे लुहार है, सुनार है, तंबूकार है, सेवक इत्यादि, यानी कि इन जातियों में बंटे होते हैं। ये अपने ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान समय में भी यानी कि इनमें जो है जाति व्यवस्था इस प्रकार से पाई जाती है, या जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं दास प्रथा जिसे कह सकते हैं, यानी कि दास प्रथा आज भी जो है यानी कि यहाँ पर वर्तमान समय में भी प्रचलित है। इनके बद्दू लोगों में जो है दास प्रथा जो है आज भी पाई जाती है। ये लोग दास प्रथा का पालन करते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं बद्दू जो है वीर होते हैं या युद्ध में कौशल होते हैं, पारंगत होते हैं। ये जनजाति शक्तिशाली जो समूह है वो कमजोर समुदायों पर आक्रमण भी कर देते हैं। यानी कि ये जनजाति अपने ये कह सकते हैं जो जिस प्रकार से अपने कमजोर देश है उस कमजोर देश पर जो है शक्तिशाली देश आक्रमण कर सकता है, तो उसी प्रकार से ये लोग जो इनका समुदाय जो शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, वो कमजोर पर आक्रमण करके जो है उसको इनके हरा सकता है, उसके जो इनके क्षेत्र है उनको ये ले सकते हैं। और अधिकतर अगर देखा जाए तो ये जनजाति जो है जब अकाल या अपने कह सकते हैं कि चारे की कमी हो जाती है तो उस समय ये लोग जो है छापामार पद्धति से छापामार पद्धति से जो है लूटमार करते हैं, लूटमार की जाती है। इनके जो इनके अपने कह सकते हैं जो लूटमार की जो प्रक्रिया है वो अधिकतर रात्रि काल में ये करते हैं। ये लोग इनके रात्रि काल के समय जो है ये लूटमार की प्रक्रिया करते हैं। अब अपने ये कह सकते हैं वैसे ये स्वभाव से अगर देखा जाए तो ईमानदार अतिथि सत्कार के योद्धा होते हैं, लेकिन यहाँ वातावरणीय दशाएं प्रतिकूल होने के कारण, खाद्यान्नों की कमी, कठोर परिश्रम इत्यादि के कारण ये लोग लूटपाट एवं आक्रमण इत्यादि क्रियाओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि ये जनजाति जो होती है इस जनजाति में अधिकतर अगर देखा जाए तो ये ईमानदार प्रकृति के भी होते हैं, लेकिन जिससे ही इनमें जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी कमी आ जाती है चारे या खाद्यान्न की, तो ये लोग जो है लूटमार भी करते हैं। इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लूटमार करते हैं और अपने जो है आवश्यकता की वस्तुओं को जो है प्राप्त करते हैं। ये समुदाय अपने ये कह सकते हैं युवा जो होते हैं अधिकतर हष्ट पुष्ट होते हैं। कोई व्यक्ति अपनी अगर देखा जाए सुरक्षा हेतु इनकी शरण में आ जाता है तो इनके लोग ये लोग जो है बिना परवाह किए जो है उसकी सुरक्षा भी करते हैं। कुछ लोग सरकारी नौकरियों में भी दी जा रही है। अधिकतर अब वर्तमान समय में धीरे धीरे जो ये लोग जो है इनके नई पीढ़ियों के संपर्क में आ रहे हैं, नई क्षेत्रों के संपर्क में आने के कारण जो है ये लोग वर्तमान समय में जो है इनमें नौकरियां भी ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है बंधु जनजाति का जो है अपने इनके निवास क्षेत्र पाया जाता है, शारीरिक संगठन पाया जाता है या इनका व्यवसाय पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग जो है इनके अपना जीवन यापन करते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत।